न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश और प्रदेश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। सुबह धूप, शाम को बदला मौसम, हवाओं ने दिलाई गर्मी से राहत, न्यूनतम पारा गिरा। सीएम योगी का बयान जन जन तक पहुंचाए जाए मोदी सरकार की उपलब्धि। रैपर एमबीए बंटाई को धमकाने वाला आरोपी असत्य। तो खबरें विस्तार से। सुबह धूप, शाम को बदला मौसम, हवाओं ने दिलाई गर्मी से राहत, न्यूनतम पारा गिरा। मई माह में हुई बेमौसम बारिश के बाद जून की शुरुआत से ही बादल सिटी से रूठे हुए हैं। एक और जहां नौतपा में बारिश हुई, वहीं जून में बादल बारिश के लिए तरसा रहे। मौसम विभाग ने गुरुवार को सिटी का अधिकतम तापमान 39.0 डिग्री दर्ज किया, तो औसत से 4.1 डिग्री कम रहा। मंगलवार की तुलना में बुधवार को सिटी के अधिकतम तापमान में मात्र 0.2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। वही न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री पर आ गया है। यह औसत से 3.3 डिग्री से कम रहा। बीते 24 घंटों में मौसम विभाग ने सिटी के न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की है। मौसम विभाग की ओर से लगातार रोजाना कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं, लेकिन बादल बरसने को तैयार नहीं। इसी बीच मौसम विभाग ने 10 जून तक बारिश के संकेत भी दिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम योगी का बयान जन जन तक पहुंचाए जाए मोदी सरकार की उपलब्धियां। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के मौके पर भाजपा प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित कर जनता को उसकी उपलब्धियां बताएगी। लखनऊ में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि केंद्र सरकार की 11 वर्ष की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाई जाए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर संवाद का मंत्र भी दिया। कार्यकर्ताओं से हर वर्ग और संगठन को इस अभियान से जोड़ने और लाभार्थियों के अनुभव साझा करने की अपील की है। सीएम ने कहा है कि मोदी सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियां गर्व का विषय है। वहीं मुख्यमंत्री ने भारत की सांस्कृतिक विरासत के पुनर्जन्म का श्रेय भी मोदी सरकार को दिया। आग्रह है कि करतल ध्वनि से महाराज जी का स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज की इस कार्यशाला में जिनकी अध्यक्षता में एक कार्यशाला यहां पर अभी संपन्नता की ओर जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, आज के इस समारोह में मुख्य रूप से यहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय श्री दुष्यंत गौतम जी, प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री मानवेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण, क्षेत्र और जनपद स्तरीय सभी पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, यह हम सबका सौभाग्य है कि देश की आजादी के अमृत काल में भारत को दुनिया का सबसे यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त हुआ है। अमृत काल के इस आयोजन के अवसर पर जो विकसित भारत का एक अमृत काल है, इसमें सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 11 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर के किन किन प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर के हमें
प्रदेश स्तर पर, जनपद स्तर पर, मंडल स्तर पर और शक्ति केंद्र स्तर पर कार्यक्रम करने हैं। इन कार्यक्रमों की एक रूपरेखा यहां पर प्रदेश संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी ने और राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम जी ने अभी यहां विस्तार से आप सबके सामने रखी है। इसमें बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। मुझे लगता है कि आप लोगों ने अभी प्रदेश सरकार की 8 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर के एक विस्तृत कार्यक्रम हर बूथ पर जाने का बनाया था और विस्तृत सामग्री, प्रचार की सामग्री आप तक पहुंची थी। प्रचार की सामग्री कमोबेश वही होगी, लेकिन अब केंद्र सरकार की 11 वर्ष की उपलब्धियों की सामग्री जो आएगी, इसमें अखिल भारतीय स्तर की होगी, जिसमें राज्य भी होगा और पूरे देश स्तर पर क्या कुछ नया हुआ है, यह एक नया अनुभव आपके सामने होगा, जिसको लेकर के प्रतिवर्ष किसी न किसी बहाने आपको संवाद के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से और सरकार की 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 10 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर के अलग अलग समय में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। 2-3 आग्रह इस संबंध में थे। अक्सर होता है सभी कार्यक्रमों में हम केवल कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित कर पाते हैं, कॉमन मैन कहीं ना कहीं उससे अलग हट जाता है, पीछे रुक जाता है, या प्रोफेशनल्स उन सब से अछूता रह जाता है। और मुझे लगता है यह कार्यक्रम आपके लिए एक अवसर है। मुझे याद है अभी पिछले दिनों जब हम लोगों को 10 विधानसभा के उपचुनाव के दौरान जाना पड़ा था, हम लोगों ने वहां जाते थे तो सबसे पहले संगठन की बैठक लेते थे, संगठन की बैठक के साथ मोर्चा और प्रकोष्ठों की बैठक लेते थे। भारतीय जनता पार्टी के 6 मोर्चे और जो 22-23 प्रकोष्ठ हैं, ये अपने आप में सबको अपने साथ समाहित कर देता है, सबको अपने साथ समाहित कर देता है। इसमें अधिवक्ता भी आ जाते हैं, इसमें चिकित्सक भी आ जाते हैं, इसमें सीए भी आ जाते हैं, इसमें शिक्षण संस्थान भी आ जाते हैं, इसमें शिक्षक भी आ जाते हैं, इसमें छात्र भी आ जाते हैं और इसमें लाभार्थी भी आ जाते हैं। यानी समाज का हर व्यक्ति इस अभियान का हिस्सा बनता है और अगर उनके साथ हम उनसे संबंधित विषयों को लेकर के गोष्ठी करें और वक्ता उन्हीं में से किसी व्यक्ति को बनाएं। हां, शर्त यह है कि हम उसको पहले से डिटेल में लिख के दें। अगर हम चिकित्सकों के साथ बैठ रहे हैं, याद करवाइए क्या स्थितियां थी आज से। आयुष्मान भारत के आने के पहले की स्थिति क्या थी? कोई व्यक्ति, किसी परिवार में कोई व्यक्ति बीमार होता था, परिवार के सामने एक संकट खड़ा होता था। आज देश के अंदर 50 करोड़ लोग और उत्तर प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोग आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और आयुष्मान भारत में भी आयुष्मान भारत वयम वंदना योजना, ये वय वंदना योजना जो है 70 वर्ष से ऊपर के किसी भी बुजुर्ग को, उसमें न जाति का बंधन है, न क्षेत्र का बंधन है, न भाषा का बंधन है, न मत का बंधन है, न मजहब का बंधन है, कोई भी 70 वर्ष का न आय का बंधन है। कोई भी बुजुर्ग है, शक्ति केंद्र में जब आप जाएंगे तो उस आयुष्मान भारत को वहां वितरित करना है। उन्होंने बना भी लिया होगा, लेकिन फिर भी कोई बचा होगा और अगर आपके हाथों से उसको वह कार्ड मिल गया, आप याद करिए, वह जीवन भर आपको याद करेगा, क्योंकि हर वर्ष उसको 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य कवर वहां प्राप्त होने वाला है। 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष उसको, उसके माध्यम से यानी परिवार का एक बोझ समाप्त, जिसको मोदी जी ने अपने हाथों में ले लिया। ये डबल इंजन की सरकार जिसका भुगतान करेगी, उसके लिए अलग से उस परिवार को पैसे देने की आवश्यकता नहीं होगी।
आयुष्मान भारत के अंदर 10 करोड़ लोग यूपी के अंदर लाभान्वित हो रहे हैं। ये इसके अतिरिक्त है। याद करिए, मोदी जी के आने के पहले कांग्रेस की सरकार 2014 में केवल एक एम्स था। अटल जी की सरकार आई, अटल जी ने 6 एम्स बनाए और मोदी जी ने संख्या 22 अतिरिक्त नए एम्स बना करके और आगे बढ़ा दी, जिसमें यूपी के अंदर भी 2 नए एम्स बने हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना को साकार किया है मोदी जी ने। कोई सोचता था? कोई सोचता था किसी सुदूर गांव में मेडिकल कॉलेज बनेगा? बहराइच में मेडिकल कॉलेज बनेगा, लखीमपुर खीरी में मेडिकल कॉलेज बनेगा, सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज बनेगा, बस्ती में मेडिकल कॉलेज बनेगा, मिर्जापुर या प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज बनेगा? कोई सोचता था? एक कल्पना थी, आज वो साकार हुई है। कौन बोलेगा इसके बारे में? एक मेडिकल कॉलेज निवेश भी लाता है, रोजगार भी देता है और लोगों को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा का एक प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करवाता है। लेकिन हम बोलेंगे नहीं। अक्सर होता क्या है, हम लोग उन विरोधियों के बहकावे में आके कहते हैं साहब डॉक्टर नहीं है, फलाना नहीं है, फलाना नहीं है। अरे जहां पहले कुछ नहीं था, किसी भी मेडिकल कॉलेज में आज के दिन पर कम से कम 45 से लेके 90 डॉक्टर हैं। किसी भी मेडिकल कॉलेज में जहां एक भी नहीं था, वहां ये 45 से लेके 90 डॉक्टर उस जिले में एक छत के नीचे उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम बोलेंगे तब ना, जब हम बोलेंगे तब ना। जो यहां पे ब्रजेश जी ने कहा, पहले होता क्या था, ट्रेन से पानी पहुंचाने की व्यवस्था होती थी और वह भी नहीं मिल पाता था। आज हर घर नल की योजना लागू हो रही है। हम लोग बोलने में संकोच करते हैं। लाभार्थी ग्रुप को पकड़ना और उनको उनके बीच में उन लोगों को उपलब्ध कराना। देखिए, आयुष्मान भारत का लाभ, आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ जो लाभार्थी उसको तो मिला ही मिला है, लेकिन इसका लाभ डॉक्टर को भी मिला है, पैरामेडिकल को भी मिला है और अन्य नए लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध हुए हैं। डॉक्टर को इसलिए क्योंकि उसके पास पेशेंट अब फ्रीक्वेंट जा सकता है। इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हुए हैं। अब डॉक्टर को यह संकोच नहीं कि मैं उपचार करूंगा तो पैसा मिलता है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आयुष्मान का कार्ड एक गारंटी उसके सामने है। ये हम अगर चिकित्सकों के साथ सम्मेलन कर रहे हैं और उसको ये सब डाटा उपलब्ध करवाते हैं, उन्हीं में से कोई चिकित्सक बोले कुछ लाभार्थियों के इंटरव्यू आप करवाइए मंच पे नेताओं के भाषण कराने से अच्छा होगा। लाभार्थी 10 लाभार्थी बुलाइए जिसने आयुष्मान भारत से लाभ लिया है, ढूंढिए उनको, उनका भाषण कराइए, क्या लाभ हुआ, कितना उसकी बचत हुई है। कोई डॉक्टर बोले आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ क्या है, वय वंदना योजना का लाभ क्या है, उस गरीब से पूछिए जिस पे ये बीतती है, जिस पे इसका लाभ मिला है। कितना बड़ा मैसेज होगा जब समाचार पत्रों में उस सफल स्टोरी छपेगी तो लाखों लोग पढ़ेंगे उसको और वह भारतीय जनता पार्टी का एक प्रचार अपने आप में हो जाएगा। यह प्रचार का माध्यम है। हम आयुष्मान भारत के साथ साथ जिन 60 लाख गरीबों के लिए प्रदेश में मकान बने हैं, शहर हो या गांव, और वह तबका जिसकी कोई वाइस नहीं थी, बनटांगिया, मुसहर, कोल, थारू, सहरिया, बुक्सा, चेरो, गौड़, जिनको 100% सिचुरेट करने की कार्रवाई हुई है, लगातार हो रही है। मुझे याद है कल मैं अपने ऑफिस में बैठा था, एक प्रयागराज के कुराओं के सुदूर गांव से एक कोल जाति के व्यक्ति ने मुझसे मिलने का समय मांगा। पत्र भेजा था उसने, पत्र मुझे मिला, मैंने उसको कल बुलवाया। मैं मानता था, मैंने कहा हो सकता कोई उसकी अपनी पीड़ा होगी, कोई बात होगी, तो मैंने उसको बुलाया। मैंने कहा बताइए कैसे आना हुआ। आया, उसने कहा साहब पहली बार कोल जाति के लोगों को किसी सरकार ने पूछा। मैंने कहा भी कैसे आपको पता?
उसने कहा नहीं, जो आपकी सरकार ने कोल जाति के लोगों को मकान अनिवार्य कर दिया है उसमें हमारे गांव के कई लोगों को मिला है। तो मैंने कहा भी देखो, कोल जाति का इतिहास तो भगवान राम से जुड़ता है। अगर हम उसके लिए कुछ करते हैं तो ये तो भगवान की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं हम लोग। इतना प्रफुल्लित था। मैंने कहा कोई बात हो बताओ। उसने कहा नहीं साहब, मैं तो केवल मिलने के लिए आया था कि कैसे होती है सरकार और कैसे होती है। तो मैंने कहा कोरांव से आए हो क्या? कहा हाँ, मैं कोरांव से आया हूं, केवल मिलने के लिए आया हूं। हम लोग अगर इंटरेक्शन करने की आदत डालें, ऐसे लोगों को चिन्हित करें, आपके ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। यंग लड़का था, पढ़ा लिखा मुझे लग रहा था, योजनाओं की जानकारी रख रहा था। क्या हम इन मुद्दों को लेकर के कभी बोल पाएंगे? उन लाभार्थियों के पास जा पाएंगे, उन लाभार्थियों के ग्रुप के साथ, और उन्हीं लोगों का भाषण करवाना। अगर हमने प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े हुए 100 लोगों को या उस शक्ति केंद्र के 25-50 जितने भी लोगों को मकान मिले हैं, उनको उन्हीं का एक सम्मेलन किया और उन्हीं का भाषण करवा दिया, कितना प्रभावशाली होगा, कितना प्रभावशाली होगा। क्योंकि मकान ही नहीं मिला है, कनेक्शन भी मिला है। उज्ज्वला योजना का कार्ड भी, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी मिला है, बिजली का कनेक्शन भी मिला है, राशन कार्ड भी मिला है, पात्रता के अनुसार पेंशन भी मिली है। ये सभी चीज हम उसके साथ जोड़ सकते हैं। तो ये कार्यक्रमों को जोड़ना, और यही उस स्कीम के अंतर्गत है कि शक्ति केंद्र में वय वंदना आयुष्मान कार्ड के वितरण की व्यवस्था करना। 70 वर्ष से ऊपर का कोई भी है, उसके लिए कुछ को पूछना नहीं, आयु उसको 70 वर्ष का उसके पास कार्ड होना चाहिए, उसका आधार में 70 वर्ष होना चाहिए, अपने आप उसका कार्ड बन जाएगा। आपको केवल अपने हाथ से उसको वितरित कर देना है। वितरित करिए, खुश होकर के वह व्यक्ति आपके यहां से जाएगा, आपसे इस बारे में चर्चा करेगा। अलग अलग कार्यक्रम जो अलग अलग विषयों को लेकर के होने। पिछले 11 वर्ष भारत की विरासत से विकास की एक बेहतरीन यात्रा है। भारत की विरासत को आजादी के बाद पहली बार पहचान मिली है, पहली बार मिली है। याद करिए, मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के शिलान्यास में भी आए और रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी आए। पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, पहले प्रधानमंत्री। यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया था तो संविधान के अलग अलग पृष्ठ में उन्होंने जो चित्र दिए थे, उनमें से एक महत्वपूर्ण चित्र वह भी है जिसमें भगवान राम, माता जानकी, लक्ष्मण, हनुमान जी के साथ पुष्पक विमान में बैठकर के वापस अयोध्या आ रहे हैं। और भगवान राम को कांग्रेस ने और पिछली सरकारों ने राम मंदिर का दर्शन करना सांप्रदायिक मान लिया। लोग वहां जाते ही नहीं थे, अयोध्या को छूत बना दिया गया था। और मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो दोनों कार्यक्रमों में भाग भी लिए, और आज एक नवीन अयोध्या हम सबको देखने को मिल रही है। अगर अयोध्या के लिए हम लोग भी पिछली सरकारों की तरह कार्य नहीं करते, काशी में भी ऐसे छोड़ देते, महाकुंभ प्रयागराज कुंभ को भी ऐसे जैसे चल रहा था वैसे चलने देते, क्या यूपी का परसेप्शन बदला होता? यूपी वासियों को, जो आप कहीं जाते होंगे आज के दिन पे, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सार्वजनिक जीवन में एक लंबे समय से काम कर रहे हैं, 25 साल, 30 साल, 40 साल से काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैं नजदीक से जानता हूं जिनका 30-30, 35-35 वर्षों का अनुभव है। आज से 11 वर्ष पहले भी आप देश के अंदर जाते थे, यूपी के नाम पे नाक भों कैसे लोग सिकोड़ते थे, नजरें कैसे फिरते थे, कैसे आपके साथ व्यवहार होता था। और आज आप जाइए, यूपी के नाम पे सामने देखने वाला व्यक्ति पहले उसके चेहरे पे चमक होती है, हां ये उत्तर प्रदेश का वासी है। इसलिए क्योंकि डबल इंजन की सरकार है,
मोदी जी का यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व है, और तब ये चेंज आया है। विरासत से विकास की इस यात्रा में सेवा, सुरक्षा और सुशासन का बेहतरीन मॉडल देने का जो काम हुआ है, इन सब पर अलग अलग स्तर पर गोष्ठियां, इन सब को अगर हम प्रभावी ढंग से कर लेते हैं, यद्यपि आपके पास कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला होती है, अभी तिरंगा यात्रा, फिर लोक माता अहिल्याबाई, मैं देख रहा था, यानी तिरंगा यात्रा में पहली बार देखिए दोनों कार्यक्रम, पहली बार मैं इस चीज को देख रहा था कि तिरंगा यात्रा निचले शक्ति केंद्र स्तर पर तिरंगा यात्रा निकली, और हम लोग चाहेंगे कि तिरंगा यात्रा रोकना नहीं है। कोई कार्यक्रम हो, उनके हाथों में तिरंगा लेकर के लोग कार्यक्रम स्थल पर आए, भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए लोग कार्यक्रम स्थल पर आए, वीर सैनिकों के सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए लोग उस कार्यक्रम स्थल पर आए। पहली बार लोक माता के विराट व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर के, याद करिए 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के अवसर पर लोक माता अहिल्याबाई होलकर को स्मरण किया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोक माता का पहली बार इतना विराट मूर्ति वहां पे स्थापित हुई थी काशी विश्वनाथ धाम में, और सामान्य लोगों को जानकारी नहीं थी, सामान्य लोग भूल से गए थे, ऐसे ही भूल गए थे जैसे 1000 वर्ष पहले विदेशी आक्रांताओं से महाराज सुहेलदेव ने भारत को बचाने का काम किया था, भारत की सनातन संस्कृति को बचाने का काम किया था, लेकिन इतिहास से नाम गायब कर दिया गया। इतना बड़ा पराक्रम, इतना बड़ा शौर्य इतिहास में देखने को नहीं मिलता, लेकिन महाराज सुहेलदेव का नाम इतिहास में कहीं भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि एक शरारत के तहत अगर इस गौरव की अनुभूति भारत के नागरिकों के अंदर आ जाए तो कोई आक्रांता उसके सामने ठहर नहीं पाता, इसलिए उसके महापुरुषों का नाम ही उससे मिटा दिया इतिहास से। लोक माता अहिल्याबाई एक मालवा साम्राज्य की महारानी है, लेकिन उससे बाहर जाकर के उन्होंने अखिल भारतीय दृष्टि उन्होंने उस समय दी। क्या पुरी का मंदिर हो, क्या गया जी का मंदिर हो, क्या काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, क्या केदारपुरी का मंदिर हो, क्या महाकाल का हो, क्या ओंकारेश्वर का हो, क्या सोमनाथ का हो, क्या भीमाशंकर का हो, क्या रामेश्वरम का हो। आप याद करिए, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर उनकी दृष्टि गई, और अपनी स्वयं की कमाई से उन्होंने भारत की इस विरासत को पुनर्स्थापित करने का काम 250 वर्ष पहले किया, और उनका स्मरण आज पहली बार शक्ति केंद्र स्तर तक हुआ है, गोष्ठियां हुई हैं। कल मैं आगरा में था, कितना बड़ा कार्यक्रम परसों आगरा में हुआ था, कितना उत्साह था लोगों में, हर एक स्तर पर लोगों ने कार्यक्रम किसी न किसी रूप में उस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। तो ये सभी कार्यक्रमों की श्रृंखला में 11 वर्ष के कार्यक्रम 9 से प्रारंभ होंगे, अभी 6 को आपकी कार्यशाला होनी है, 8-9 से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। 21 जून को विश्व योग दिवस का कार्यक्रम भी होना है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम। भारत की ऋषि परंपरा का प्रसाद भारत की विरासत के साथ जुड़ता है। यूनेस्को ने इसको अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। आज दुनिया के लगभग 200 देश इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। योग की बात होगी तो भारत की चर्चा जरूर होगी, भारत के सनातन धर्म की चर्चा जरूर होगी। इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना, 23 को कश्मीर में धारा 370 को समाप्त होना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस का स्मरण करने के साथ हम कश्मीर का पुनः स्मरण फिर इसके साथ कर सकते हैं। यह कार्यक्रम एक अवसर हमें देगा कि शुरुआत कहां से होती है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान से, और उस सपने को साकार किसने किया,
मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। 25 जून इस संविधान के नाम पर देश की जनता को गुमराह करने वालों लोगों के काले कारनामे देश की जनता के सामने रखने का अवसर। आपातकाल का दिवस, इस पर गोष्ठी, लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान। और अच्छा होगा लोकतंत्र सेनानी भाषण करे, वे पत्रकार भी होंगे, राजनेता भी होंगे, वे उस समय के सामान्य नागरिक के रूप में भी अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। अगर उनको हम मंच पे बुला करके सम्मान कर सकें, उनमें से 2, 4, 5 लोगों के भाषण करवा सकें, अगर यह कार्यक्रम होगा तो और प्रभावी होगा। वे अपने मुंह से बोलेंगे इन बातों को। आपातकाल कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ था, किस प्रकार की साजिशें देश के लोकतंत्र के प्रति और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के प्रति कांग्रेस ने किया था, ये भी हम इसके साथ उस समय उस कार्यक्रम के माध्यम से कर सकते हैं। प्रदेश स्तर पर इसके लिए बड़ी कार्य योजना भी बनेगी। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, एक पेड़ मां के नाम, यहां से शुरू होना है। जैसे अभी धर्मपाल जी ने कहा ही है, एक पेड़ मां के नाम। अभी बरसात कम है, हो सकता है अभियान उतना सफल न हो। 23 जून तक बरसात पड़ती है तो 23 जून को, और नहीं तो जुलाई प्रथम सप्ताह से लेकर के हम लोग इसको 15 अगस्त के बीच बड़े पैमाने पर, इस बार सरकार ने भी इस कार्यक्रम को लिया है कि हर जनपद में एक नदी के पुनरुद्धार के कार्यक्रम और उस नदी के ही कैचमेंट एरिया में व्यापक वृक्षारोपण का कार्यक्रम। अगर पार्टी भी उसके साथ एक साथ प्रशासन के साथ विभागों के साथ जुड़ती है तो नदी संस्कृति के प्रति, जिसको हमने मां कहा है, याद रखना, गंगा की धारा गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक जाती है, लेकिन हमारे पूर्वज हर गांव और जनपद से निकलने वाली छोटी बड़ी नदी हो उसको भी गंगा कहकर के ही पवित्र नाम देकर के उसको संबोधित करते हैं। यही हमारा संबोधन है, ये पवित्र भाव है। उस नदी संस्कृति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उसके पुनरुद्धार के अभियान के साथ, श्रमदान के साथ जुड़ना और उसको अविरल और निर्मल बनाने में अपना योगदान देकर के व्यापक वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम के ही साथ, इस थीम के साथ ही हमें इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना है। अगर ये कार्यक्रम हमारे आगे बढ़ते हैं तो लगातार एक श्रृंखला आपके साथ होगी कार्यक्रमों की, अलग अलग स्तर पर और अलग अलग टोली बना करके कार्यक्रम हो। जैसे आपके मोर्चा प्रकोष्ठ को जीवित करने का समय है ये प्रकोष्ठ, उस प्रकोष्ठ को जिम्मेदारी दीजिए। चिकित्सा प्रकोष्ठ को, चिकित्सकों का सम्मेलन आपको करना है। अधिवक्ता प्रकोष्ठ को जिम्मेदारी दीजिए, वे अधिवक्ताओं की के सम्मेलन आपको करने हैं। पार्टी का एक पदाधिकारी मंडल स्तर का या जनपद स्तर का उन कार्यक्रमों में भागीदारी ले। अलग अलग प्रकार के प्रकोष्ठों को उसके साथ जोड़ करके उनको जिम्मेदारी दे करके और वे कार्यक्रम करें। कार्यक्रम में संख्या जनपद स्तर पर और मंडल स्तर पर मान्य रखेगी, लेकिन जिसे हम शक्ति केंद्र स्तर पर करना चाहते हैं या अन्य स्तर पर करना चाहते हैं, वहां पे जितने भी लोग आएंगे, याद करना वह आपके लिए एक उपलब्धि ही होगी। और बड़े कार्य स्तर पर अगर आप करेंगे तो उतना ही व्यापक रूप से इसका प्रचार प्रसार और फिर साहित्य को घर घर पहुंचाने का कार्य उनके माध्यम से भी होने में हमें मदद मिलेगी। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और इस पूरे कार्यक्रम को सफलता बनाने के लिए सरकार के मंत्रीगण, संगठन के पदाधिकारीगण हर स्तर पर जाएंगे। उस विश्वास के साथ हम इसे सफल बनाएं। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बढ़ती हुई खबर की ओर, रैपर बंटाई को धमकाने वाला आरोपी असम से गिरफ्तार। मशहूर रैपर बंटाई उर्फ मोहम्मद बिलाल शेख को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद वे अचानक सुर्खियों में आ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रैपर से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। आरोपी ने खुद को गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से जुड़ा हुआ बताया और रैपर को धमकी भरा मैसेजेस भेजा। यह धमकी उस दिन के बाद मिली है जब एमवीए ने दिवंगत गायक सिद्धू मूसेवाला को श्रद्धांजलि देते हुए एक रैप सॉन्ग रिलीज किया था। पुलिस ने डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए आरोपी को असम से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान अरुलव
रमेश कुमार अलोही के रूप में हुई है, जो कॉमर्स सेकेंड ईयर का छात्र है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी का सोशल मीडिया पर किसी ने ऐसा करने के लिए उकसाया था। मामले की जांच जारी है। NRI पुलिस स्टेशन में 255/2025 ऐसे एक खंडनी का गुना दाखिल किया है। उसमें बंटाई रिकॉर्ड्स कंपनी के पब्लिश्ड मोबाइल नंबर पर एक अननोन मोबाइल नंबर से 1 करोड़ रुपया खंडनी मांगने की धमकी आई थी। उसके रिगार्डिंग NRI पुलिस स्टेशन में सीनियर PI तुकाराम पोले और क्राइम PI मनोहर पगार इनके अंडर API ढगे और उनकी टीम ये मोबाइल नंबर का डिटेल्स लेके आसाम में आरोपी ढूंढने के लिए गई थी। तो जिला सोनीतपुर यहाँ से हमने एक आरोपी को उठाया, उससे इन्वेस्टिगेशन किया तो उसने ये मैसेज करने की कबूली दी है। आरोपी का नाम अर्णव कुमार हलोई है। उसको यहाँ पे कोर्ट ने 5 जून तक PC दी है। उसका इन्वेस्टिगेशन अभी आगे चालू है। रीजन अभी तक हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है, लेकिन इसके पहले ही उसने 1-2 सिंगर को ऐसे ही मैसेज किया है। उसने खाली पैसे मिलने के लिए ऐसे मैसेज किए, ऐसे प्राथमिक स्वरूप में लगा। बढ़ती अगली खबर की ओर। थाने समृद्धि महामार्ग का अंतिम चरण आज खुलेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया उद्घाटन। महाराष्ट्र में मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग का अंतिम चरण आज खुलेगा। सीएम फडणवीस इसका उद्घाटन करेंगे। इगतपुरी और ठाणे के बीच 76 किलोमीटर का रास्ता खुलने से मुंबई से नागपुर की यात्रा आसान हो जाएगी। यह दूरी अब 7-8 घंटे में तय की जा सकेगी। इस परियोजना में देश की सबसे बड़ी, सबसे लंबी ट्विन टनल भी शामिल है। इगतपुरी महाराष्ट्र के सबसे अधिक बारिश वाले इलाकों में आता है। इस पूरे प्रोजेक्ट को 16 पैकेजेस में बांटा गया था। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और DCM एकनाथ शिंदे, अजित पवार ने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के अंतिम दौर में भाग लिया। MP के रीवा में भीषण हादसा। ऑटो के ऊपर पलटा ट्रक, 7 लोगों की दर्दनाक मौत। MP के रीवा में आज यानी गुरुवार को एक भयानक हादसा हो गया। गंगा स्नान कर प्रयागराज से लौट रहा परिवार हादसे का शिकार हो गया है। सुहागी घाटी में सीमेंटेड शीट्स से भरा ट्रक ऑटो पर पलट गया, जिसके चलते 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ऑटो में कुल 8 लोग सवार थे। मरने वालों में महिलाएं व बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार ऑटो में कुल 8 लोग सवार थे। सभी मऊगंज के नई गढ़ी के रहने वाले थे और प्रयागराज से गंगा स्नान कर लौट रहे थे। ट्रक भी प्रयागराज से रीवा की ओर आ रहा था। UP-MP के बॉर्डर पर सुहागी घाटी से गुजरते वक्त ट्रक ने ऑटो को ओवरटेक किया। इसी दौरान अनियंत्रित होकर वह ऑटो के ऊपर पलट गया। इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां 3 और ने दम तोड़ दिया है। बढ़ती खबर की ओर। भगदड़ पर भावुक हुए DK शिव कुमार, छलक पड़ी आंखें, कहा लाशों पर राजनीति कर रही भाजपा JDS। RCB की विक्ट्री सेलिब्रेशन के दौरान हुई भगदड़ के बाद डिप्टी CM DK शिव कुमार पहली बार पत्रकारों के सामने आए। उन्होंने भगदड़ के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। DK ने कहा है कि मैं गंदी राजनीति नहीं करना चाहता हूं। भाजपा और JDS लाशों के ढेर पर राजनीति कर रही, यह उनका राजनीतिक एजेंडा है। आगे उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार पीड़ितों के साथ मजबूती से खड़ी है। डिप्टी CM ने कहा है, हम घटना से बहुत आहत है। कर्नाटक और बेंगलुरु की इस तरह की छवि नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम इस घटना के लिए किसी को दोष नहीं दे रहे हैं। हालांकि यह अप्रत्याशित रूप से हुआ है। मृतकों और घायलों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान कैमरे के सामने DK शिव कुमार भावुक ನನಗೆ ಐ ಆಮ್ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಆ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳು, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅಂತ 15 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದು ये 10 जना नानो। बढ़ती खबर क्यों। गंगा दशहरा पर दिख रहा लोगों में उत्साह। उन्नाव के शुक्लागंज में गुरुवार को गंगा दशहरा पर
पर्व पर श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिला है। सुबह से ही नगर के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी है। दूर दराज क्षेत्रों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने घाट पर मौजूद पंडों को दान दक्षिणा दी है। पूजन अर्चन भी किया गया है। गंगा दशहरा को लेकर पूरे नगर में धार्मिक माहौल रहा। स्थानीय दुकानों पर पूजन सामग्री की अच्छी बिक्री हुई है। प्रशासन ने घाटों पर साफ सफाई, पीने के पानी और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था भी की। पुलिस बल की निरंतर गश्त के कारण कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। बढ़ती खबर क्या, राहुल गांधी को वोट देना पाकिस्तान को वोट देने जैसा हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई पर निशाना साधकर राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। एक प्रेस ब्रीफिंग में शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला करते हुए दावा किया है कि राहुल गांधी को वोट देना पाकिस्तान को वोट देने के बराबर है। सीएम की टिप्पणी असम की राजनीति में गौरव गोगोई के फिर से उभरने के बाद एक राजनीतिक बदलाव का संकेत देती है। गोगोई ने हाल ही में राज्य कांग्रेस में सक्रिय नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली और 31 मई से ब्रह्मपुत्र और बराक घाटियों में बड़े पैमाने पर पार्टी को संगठित करना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री যথেষ্ট পাৰ্থক্য থকা বুলি একদম পাৰ্থক্য আছে। মোৰ ঘৰতো এটাও বিদেশী নাই, বহুত ডাঙৰ পাৰ্থক্য আছে। মোৰ ঘৰতো এটাও বিদেশী নাই। যিমানে যি নকওঁ কি আমাৰ দৰে চামৰাই মানুহবিলাক আমি বহি আছো, গতিকে পাৰ্থক্যটোতো আছে ডেফিনেটলি। এই ক্ষেত্ৰত কৈছিল যে ৰাজনীতিৰ আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য আছে। ৰাজনীতিত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য। মই সংঘৰ্ষ কৰি ইয়ালৈকে আহিছো। মোৰ দেউতাটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নাছিলে, গতিকে কিমান আপোনালোকে ভাবকচোন, কিমান গালি গালাজ কৰি মোক কিমান চেষ্টা কৰিছে, তাৰ পিছত মই কত যুঁজি ইয়ালৈকে আহিছো। গতিকে মোৰ যাত্ৰাটো হল সংঘৰ্ষ। সোণৰ চামুচ মুখত লৈতো আমি জন্মাই নাই। সেইকাৰণে আমাৰ পাৰ্থক্য বহুত আছে, কিন্তু মেইন পাৰ্থক্যটো হল ঘৰত ভাতৰ থালি কেনেকে খায়। এজন ভাৰতীয়ৰ ভাগত 3টা ব্ৰিটিছৰ ভাগত কেনেকে ঘৰখন চলে, মোৰ এইটোহে অলপ জানিব ইচ্ছা হৈ আছে। একো যুঁজে নহয়, বিজেপিৰ ডেভেলপমেণ্ট আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বক মেচ কৰিব পৰা একো ৰাস্তাই নাই। আপোনালোকে দুটা বস্তু ভাবি চোৱা নাই যে পাকিস্তান ভাৰতৰ যুদ্ধতে ৰাহুল গান্ধীয়ে কাক সমৰ্থন কৰিলে আৰু গোটেই ৰাহুল গান্ধীৰ পাৰ্টিটোৱে কাক সহায় কৰিলে। গতিকে অসমৰ মানুহ ভাৰতীয়, অসমৰ মানুহে অকল, আকৌ মই কৈছো, অসমৰ মানুহে যেনেকে নিউজ লাইভ, প্ৰাগ টিভি প্ৰতিদিন চায়, তেনেকে অসমৰ মানুহে টাইমছ নাও, ৰিপাব্লিকো চায়। অসমৰ মানুহে যেনেকে অসমৰ ইউটিউব চায়, তেনেকে ভাৰতৰ ইউটিউবো চায়। অসমৰ মানুহ ভাৰতীয়। গতিকে ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত ৰাহুল গান্ধীক ভোট দিয়া মানে যে পাকিস্তানক ভোট দিয়া, বাকীটো এইবিলাক সৰু সুৰা কথা থাকিয়ে গ'ল। আচলটো মুৰব্বীজনে প্ৰ পাকিস্তান নহয়। কালি মধ্যপ্ৰদেশত কোনবোৰ কথা কৈছে আপোনালোকে নিজে শুনিছে। সেইকাৰণে নেশ্যনেলিজিম, আইডেণ্টিটি আৰু ডেভেলপমেণ্ট, আমাক বিজেপিৰ অসমত কোনো বিকল্পই নাই। অসমীয়া ভাৰতীয় মানুহৰ কাৰণে বিজেপি যে নেচেচাৰী ইন আছাম। আজি কোনে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে যে অসমীয়া মানুহক আৰ্মছ লাইচেন্স দিম? এইটো কংগ্ৰেছে কেতিয়াবা সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব? বৰদোৱাৰ পৰা এভিকশ্যন কৰি দিম, কাজিৰঙাত গড় এটাও হত্যা হ'ব নিদিওঁ, বৰপেটা সত্ৰৰ ফালে ৰঙা চকু দেখুৱাব নিদিওঁ। এই সিদ্ধান্ত কোনে ল'ব পাৰে? বোলে এটা বাচ্চাও চাইল্ড মেৰেজ হ'ব নিদিওঁ, এই সিদ্ধান্ত কোনে ল'ব পাৰে? গতিকে অসমীয়াৰ কাৰণে বিজেপিটো এটা কম্পালচন হয়, কাৰণ অসমীয়া মানুহে যিটো বিচাৰে
তাক বিজেপিয়ে দিব পাৰে আৰু বিজেপিয়ে যি ৰাজনীতি কৰে সি অসমীয়া মানুহৰ আদৰ্শত ৰাজনীতি কৰে। बढ़ते अगली खबर क्यों भारत पर भुट्टो ने उठाया सवाल तो भड़क गए असदुद्दीन ओवैसी, पूरे पाकिस्तान को पढ़ाया इस्लाम का पाठ। दुनिया भर में भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद पर पाकिस्तान की पोल खोलकर स्वदेश लौट रहा है। वहीं पाकिस्तान भी विदेशों में भारत पर मुस्लिम पर जुल्म करने का आरोप लगा रहा है। भुट्टो ने कहा है कि भारत में हर मुस्लिम को शैतान की तरफ प्रेजेंट किया जा रहा है। उस पर हैदराबाद से सांसद व AIMM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। अब ओवैसी ने पूरे पाकिस्तान को ही इस्लाम का पाठ पढ़ा दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने बिलावल भुट्टो के बयान पर तीखा रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि बिलावल संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर बकवास कर रहा है। इनको ना तो इस्लाम के मायने पता है, ना ही कुरान और सुन्नत की सही तालीम है। इसके बावजूद अपने आप को दीनों का ठेकेदार बिलावल जरदारी भुट्टो बोल रहे हैं कि उनकी माँ को किसने कत्ल किया, जो आतंकवाद की एक विक्टिम रही है। उनकी बेनजीर भुट्टो साहिबा की मौत के बाद 130 लोगों की मौत हुई। भाई जब 26/11 और पठानकोट के बाद मिलकर ही किए थे तो क्या हासिल हुआ? आपने तो रिवॉर्ड कर दिया, बचा लिया उन तमाम दहशतगर्दों को। जो ईमेल जो पहलगाम अटैक का एक्सेप्टेंस हुआ, वो 4 में से 2 ईमेल तो पाकिस्तान के मिलिट्री कंटोनमेंट बोर्ड के बाजू से निकले। पाकिस्तान हमेशा हर टेरर अटैक इंडिया में कराता है, उसके बाद इनकार करता है, फिर बाद में जब प्रूफ निकलता है तो बोलता है हाँ ठीक है आइए बताइए, मिलके काम करेंगे। भारत ने दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब किया, आप डेलीगेशन में शामिल थे 4 देशों में, तो कैसा रहा सर आपकी बातचीत जो हुई, उसमें आपने क्या बताया और वहाँ से आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? नहीं, हमारे डेलीगेशन को हेड कर रहे थे जनाब जय पांडा, और हम तमाम ने मिलकर कोशिश की, भारत के मौक़िफ़ को सामने रखा वहाँ पर, भारत की जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है पाकिस्तान के टेररिज्म के ताल्लुक़ से, और पहलगाम का वाक़या पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने किया। हमने उनको बताया कि वो जो TRF ऑर्गेनाइजेशन है, जो LET का नया नाम है, भारत ने यूनाइटेड नेशन सैंक्शन कमेटी 1262 के सामने दिसंबर 23 में, मई 24 और जून में हमने बताया था। और फिर जो ईमेल जो पहलगाम अटैक का एक्सेप्टेंस हुआ, वो 4 में से 2 ईमेल तो पाकिस्तान के मिलिट्री कंटोनमेंट बोर्ड के बाजू से निकले। और जब वहाँ के बाज़ कंट्रीज़ के लीडर्स ने हमसे पूछा कि आप लोग बातचीत क्यों नहीं करते पाकिस्तान से, तो हमने उनको हवाला दिया। 26/11 के बाद भी हमने बातचीत की, उसका कोई हासिल नहीं हुआ। पठानकोट हुआ तो वहाँ की ISI की एजेंसी को नरेंद्र मोदी की सरकार ने गलत फैसला लेकर बुलाया, कोई हासिल नहीं हुआ। पाकिस्तान हमेशा हर टेरर अटैक इंडिया में कराता है, उसके बाद इनकार करता है, फिर बाद में जब प्रूफ निकलता है तो बोलता है हाँ ठीक है आइए बताइए, मिलके काम करेंगे। आज भी बिलावल भुट्टो ने यूनाइटेड नेशंस में जो अहमखाना बयान दिया है कि एजेंसीज को मिलकर काम करनी चाहिए। तो भाई जब 26/11 और पठानकोट के बाद मिलकर ही किए थे तो क्या हासिल हुआ? आपने तो रिवॉर्ड कर दिया, बचा लिया उन तमाम दहशतगर्दों को। लखवी को आपने जेल में मौका दिया कि अपना बच्चा पैदा कर सके। और फिर बिलावल जरदारी भुट्टो बोल रहे हैं कि उनकी माँ को किसने कत्ल किया, जो आतंकवाद की एक विक्टिम रही है। उनकी बेनजीर भुट्टो साहिबा की मौत के बाद 130 लोगों की मौत हुई। जिस यूनाइटेड नेशन में वो खड़े बैठकर ये बात कह रहे हैं, उसी यूनाइटेड नेशन ने बेनजीर भुट्टो साहिबा की मौत के ऊपर एक इन्वेस्टिगेटिंग प्रोब करने के लिए ग्रुप को भिजाया, जो यूनाइटेड नेशंस के मुख्तलिफ ममालिक के डिप्लोमेट्स थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने शॉर्टी इन्वेस्टिगेशन किया। आप उसको तो देखिए, अपने गिरबान में झांक कर देखिए। जब आपकी वालिदा की मौत के ऑर्गेनाइजेशन का आपको नहीं मालूम, आप भारत में बैठ कर उंगली उठा रहे हैं, तो अहमखाना काम कर रहे हैं बैठ कर। बढ़ती खबर क्यों हिलेरी क्लिंटन का जिक्र कर शशि थरूर ने पाक को जमकर धोया। अमेरिका में ऑल पार्टी डेलीगेशन की अगुवाई कर रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पाकिस्तान को न केवल जमकर लताड़ लगाई है, बल्कि अमेरिका की 14 साल पुरानी चेतावनी की भी याद दिलाई। वाशिंगटन DC में भारतीय दूतावास में एक बातचीत में थरूर ने पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के इस दावे पर प्रतिक्रिया दी कि इस्लामाबाद भी आतंकवाद का शिकार है।
थरूर ने कहा है कि पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल यह कह रहा है कि हम भी आतंकवाद के शिकार हैं। हमने आतंकवाद के कारण भारत से ज्यादा जाने गंवाई। हम पलटकर कहते हैं इसमें किसकी गलती। And one thing that's happened every time there's been a terrorist attack, like Mumbai, the one in Pathankot, the one in Pulwama, the Indian government has come out with evidence, maybe not immediately, but after a while, that show two things. One, that the perpetrators were Pakistani or they were, funded by the Pakistanis. And two, that these elements, the attackers themselves, were under the control of the Pakistani intelligence establishment. As you've gone around talking to, the Hill and agencies and government representatives, have you been asked for that kind of evidence as it relates to the Pahalgam attack? Because we haven't seen it yet. I'm not doubting it. I'm just asking. Well, it hasn't come up in most of our substantive meetings, but media likes to ask this question, Mr. Bhattacharya. So I can tell you that we have been asked as recently as the National Press Club this afternoon. So it's a question that media likes to ask, and I can give you an answer, frankly, which had we been asked in our meetings, we would have given anyway. Number one, we have got a pattern since 1989 of repeated attacks, every one of which was denied by Pakistan and every one of which has been traced to Pakistan. The most famous or notorious cases have been Mumbai, 9/11. Pakistan's denials are on record, and then one of the terrorists was captured alive, and of course his address in Pakistan, where he lived, who trained him, where he was trained, everything was compiled. You remember that Western intelligence agencies, apart from our own, had recorded the chilling voice of that handler calling and giving minute-by-minute killing instructions from Pakistan to the killers. It is no longer possible for Pakistan to keep on denying. And yet, to this day, the dossier is compiled with all that evidence. Not one person has been prosecuted, not one person has been punished in Pakistan. But that's the pattern, and I agree that you can have somebody who does the same crime 99 times, and maybe the 100th time he didn't do it, right? Okay, so let me say the next one. When this thing happened, within less than an hour after the killings in Pahalgam, in this meadow, the LET Front organization, proxy organization called the Resistance Front, claimed credit. Now, most of us didn't even know about this within that kind of time frame. There were no journalists around when these poor tourists were being killed, right? Yet within 45 minutes they had claimed it. So they knew they had sent these people out. They repeated that claim 24 hours later on their website. It's only then, with the world united in condemnation of this heinous crime, that the handlers must have realized, oh my God, this is going to get us all into trouble, and they said to these guys, delete your claim. But the fact is the claim was made, and it was made far too early for it to have been, shall we say, some sort of anything other than a genuine admission of responsibility, and from their point of view, a celebration of their responsibility for having killed innocent tourists. Third, India doesn't go to war on supposition and hypotheses. I can only say this much, that our intelligence agencies have identified, at least when I left Delhi, at least 4 of the 5 perpetrators. And they know their identities. They even have pictures, because some of these people have been involved in other incidents. So, intelligence work is beyond my ken and that of my delegation. But they have confirmed to us that 2 are Pakistanis and 2 others are locals who are known to have gone, or as the word is used, to have exfiltrated from Indian Kashmir to Pakistan 10 years ago. And they seem to have come back for this purpose and gone back again. So we have all this information, and we don't, frankly, in any case, go around taking such a major step as Operation Sindoor without very serious grounds for doing so. And I think you all have enough respect. I'm sure the international intelligence community has enough respect for India to understand what's going on. I'm frankly a bit puzzled that the media in the West has been reporting Pakistan's denial as if it has any. Have you already forgotten that they denied they knew where Osama bin Laden was? And where was he found? In a safe house near an army camp in a cantonment city in the heart of Pakistan. This has been Pakistan's record. Why on earth would you blithely report their denials as if they were real?
वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मीनल के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे